नोबेल पीस प्राइज 2025, तो ये वेनेजुएला से है, ट्रम्प जी को नहीं मिला है, तो अच्छी बात है। अब इनकी कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में ही पढ़ा प्रेसिडेंट लाइफ, पूरी लाइफ में वहां पे कंट्रीब्यूशन किया होना चाहिए। ट्रम्प का उतना तो नहीं था, वो पहले इकोनॉमी के फील्ड में बिजनेस माइंडेड वो सारी अप्रोच आ जाती है, बाद में पॉलिटिकल फील्ड में एंटर करते हैं और उतने भी जो पैरामीटर्स हैं वो मैच नहीं करते। तो सबसे पहले तो जो नोबेल पीस प्राइज 2025 का गया है, लास्ट टाइम ये गया था जापान में। याद है कुछ जापान से रिलेटेड पढ़ा था? ने हाँ, हिबाकुशास, वेरी गुड, हिबाकुशास को गया था लास्ट टाइम, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स की बहुत ज्यादा बात कर रहे थे। तो उस टाइम पे उसी टारगेट उसी को ऑब्जेक्टिव बना के उसी कैटेगरी के अंदर नोबेल पीस प्राइज दे दिया गया था। इस बार आपने अगर पैटर्न नोटिस किया हो, प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा हुए, डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट हुए, सॉरी अनडेमोक्रेटिक नेचर आ रहा था गवर्नमेंट के अंदर, तो डेमोक्रेसी के लिए प्रोटेस्ट करेंगे। जैसे जेनजी के कहाँ कहाँ पे आपने सुने, बांग्लादेश था, नेपाल था, अभी कहाँ पे सुने, मोरक्को एंड मेडागास्कर। सेम डिमांड है जैसे नेपाल में हुआ था, वही चीज आपने वहां पे भी लिखनी है। नंबर वन रीजन, बातें नहीं सुनी जाती। नंबर टू, यूथ तो बहुत ज्यादा है, यूथ बहुत ज्यादा है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, वादे करे जाते हैं, आपको डिग्रीज प्रोवाइड कर दी जाएंगी, एट दी एंड आपने 3 साल कॉलेजेस में लगाए, आपको कोई ना तो डिग्री मिली है ना तो आपके एग्जाम हुए। करप्शन वन ऑफ द रीजन है, और जो नेपोटिज्म वाला रीजन है वो आपको मोरक्को एंड मेडागास्कर में भी देखने को मिलेगा। तो जो जेनजी का प्रोटेस्ट है मोरक्को और मेडागास्कर में सेम पैरामीटर्स पे है जैसे आपने नेपाल में पढ़ा हुआ था, कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो इसी वजह से इस बार जो नोबेल पीस प्राइज भी आप देखोगे 2025 का, उनको दिया गया जिन्होंने डेमोक्रेसी ब्रॉटअप करने में हेल्प करी। तो सबसे पहले तो साउथ अमेरिका की एक इंपॉर्टेंट कंट्री, नाम है इसका वेनेजुएला, कैपिटल इज वेनेजुएला, कैराकस, कैराकस, ठीक है, कैराकस इज द कैपिटल। तो यहाँ की एक कोरिना मैकेडो हैं, उनको ये नोबेल पीस प्राइज 2025 दिया गया है। कंट्रीब्यूशन, हाँ 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 हाँ, लगी मैं बताने, आगे आजो। अभी तो ऑपोजिशन में चल रहे हैं क्योंकि दूसरी पार्टी वहां पे जीती थी, पर इनकी जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज इन द फील्ड ऑफ डेमोक्रेसी, कि हमें अपनी कंट्री के अंदर डेमोक्रेटिक वैल्यूज लेके आनी है। तो यहाँ से ही पता लग रहा है कि पहले कैसा रिजीम रहा होगा वेनेजुएला के अंदर। डिक्टेटर, ऑथोरिटेरियन बोल सकते हैं। ऑथोरिटेरियन मतलब एक ही लीडर होगा, वही डिसाइड करेगा हमको क्या करना है। तो ऑथोरिटेरियन रिजीम से जो पूरी की पूरी इनकी जर्नी शुरू होती है टुवर्ड डेमोक्रेसी, सिविल लिबर्टी, पीसफुल पॉलिटिकल ट्रांजिशन। वेनेजुएला के अंदर वो किसकी कंट्रीब्यूशन देखी गई है? कोरिना मैकेडो की। नेक्स्ट, नोबेल पीस प्राइज, इसको भी 1901 में दिया गया था। सिर्फ एक अवार्ड रख लेना साइड में याद, 1968 का कौन सा था? इकोनॉमिक साइंसेस का, तो उसको साइड में रख लो, वो 1968 में इंट्रोड्यूस करा गया था। अब ये ऑनर करता है इंडिविजुअल या किसी ऑर्गेनाइजेशन को, जैसे लास्ट ईयर ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया था, इस साल जो है आपके इंडिविजुअल को दिया गया है जिन्होंने कोई आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन की होती है पीस, ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी के फील्ड में। ये नोबेल पीस प्राइज की कंट्रीब्यूशन कैटेगरी आ गई। इसको एनुअली अवार्ड करा जाता है, कौन सी कमेटी करती है? तो नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी। जैसे आपने उधर पढ़ा स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस, तो उसमें 3 फील्ड देखे, कौन कौन से? फिजिक्स था, केमिस्ट्री था और इकोनॉमिक साइंस था। तो सभी के लिए अलग अलग कमेटीज बैठती हैं, तो इसी हिसाब से आपने याद रखना है। बाकी ये ऑस्लो में कंडक्ट करा जाता है। देन विनर कौन है इस बार? तो कोरिना मैकेडो है, इनको आयरन लेडी ऑफ वेनेजुएला भी कहा जाता है, तो अगेन इंपॉर्टेंट वन, याद रखिएगा। एंड सिविलियन करेज, कमिटमेंट टू डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन, ये सारी इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन रही है टुवर्ड रिप्रेशन, जब सरकारों ने, अथॉरिटेरियन रिजीम ने लोगों को दबाने की ट्राई करी। इसके अलावा चैंपियन ऑफ डेमोक्रेसी, आई थिंक ये वाला आपको क्लियर है। फाउंडर ऑफ सुमेट। अब ये सुमेट क्या चीज है? तो जैसे इलेक्शन कंडक्ट करे जाते हैं तो घपलेबाजी ना हो, तो आज के टाइम पे आप टेक्नोलॉजी भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि एक्यूरेसी को ज्यादा मेंटेन करना है। तो यहाँ पे भी सेम चीजें होती थी, जब इलेक्शन होते थे कोई वॉच डॉग नहीं होता था, कोई देखने वाला नहीं था। जैसे अभी किसको दे दी गई है इंडिया के केस में, आप पढ़ोगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, प्लस उसको क्या बोल दिया कि आप इंडिपेंडेंट हैं। खैर उसमें भी थोड़ी बहुत इंटरफेरेंस अब आपने देखी है, पर कोई ना कोई वॉच डॉग होना चाहिए जो चेक करेगा कि इसके अंदर इलेक्शन ना हो। तो ये सुमाते का जो फाउंडेशन था ये भी इन्होंने करा, कोरिना जी ने, और बोला ये इलेक्टोरल वॉच डॉग की तरह एक्ट करेगा ताकि इलेक्शन फेयर तरीके से करे जाए, जो सिटीजन ने जिसको वोट डाला है वही जीते आगे आके। ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करी गई। बैलेट ओवर बुलेट्स, नाम से पता लग रहा है ऑथोरिटेरियन रिजीम को रिप्रेजेंट करा जा रहा है, हमको वोट नहीं डाला तुमको मार दिया जाएगा, तो बैलेट्स के ऊपर फोकस करा रादर देन बुलेट्स। उसके बाद वॉइस ऑफ सिविल रेजिस्टेंस,
दबाने की काफी कोशिश करी गई, पर कोरिना का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड डेमोक्रेसी ह्यूज रहा। देन ह्यूमैनिटेरियन एंड सोशल रिफॉर्म, तो एक फाउंडेशन इन्होंने शुरू करा, एथीनिया फाउंडेशन 1992 में। तो जितने भी स्ट्रीट चिल्ड्रन थे उनकी एजुकेशन को प्रमोट करा जाए कैराकेस के अंदर। कैराकेस अगेन कैपिटल ऑफ वेनेजुएला, तो उसके लिए ये फाउंडेशन बनाई गई थी। इवन ऐसी ही स्टोरीज आपको साउथ कोरिया वाले एंड पे भी देखने को मिलेगी, जैसे ये फाउंडेशन मेन फोकस किस पे कर रही थी, जो स्ट्रीट चिल्ड्रन हुआ करते थे उनकी एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। एक टाइम आया था साउथ कोरिया में भी यही चीज अडॉप्ट करी गई थी, जहां पे लेडीज ने क्या किया था, अपना गोल्ड वगैरह गिरवी रख दिया था कि आप एजुकेशन पे फोकस करो, बच्चों की अपनी इकोनॉमी के ऊपर फोकस करो। मेन जो कंट्रीब्यूशन था उसमें वो फीमेल्स का था, प्लस दूसरा नंबर 2 जो आएगा दैट इज एजुकेशन का। तो वहीं से इंस्पायर थे कहीं ना कहीं, क्योंकि एग्जाम्पल आ जाते हैं इंटरनेशनल, जैसे हम भी तो इंडिया के पिक करते हैं कि फॉरेन नेशन से हम क्या क्या चीजें सीख सकते हैं। तो वैसी जैसी फाउंडेशन एटनिया फाउंडेशन भी इन्होंने सेटअप करी। नाउ सिग्निफिकेंस क्या है, तो डेमोक्रेसी में आपको नॉन वायलेंस दिखाई देता है, तो उसी की इंस्पिरेशन यहाँ पे भी है। बाकी लैटिन अमेरिका में जो इलेक्टोरल प्रोसेसेस थी और जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज थी वो इन्होंने इंश्योर करवाई। तो ये कंट्रीब्यूशन था, इसी वजह से जो नोबेल पीस प्राइज है वो भी इनको दिया गया।